और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक भी आज के जो तफसीली फैसला है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती जो फैसला है जो 70 सफ़ात पर मबनी है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI के उम्मीदवारों के हवाले से कहा गया है कि उनको नोटिफाई किया जाए, नोटिफाई करे। और इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, लेकिन उनके रोल पे शदीद जो है वो सामने नजर आई है रिजर्वेशंस भी अदालत की, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 1 मार्च का जो फैसला है उसको आइन से मुतसादम भी करार दिया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओवर द मंथ्स हम देख रहे हैं कि जो उन पे शदीद तनकीद की जा रही है कि एक उनका बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, वो करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल नाकाम नजर आता है, जिस पर इतनी तनकीद की जा रही है कि हालांकि जो फॉर्म्स भी अपलोड किए गए उनकी वेबसाइट पे, उस पर भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है उससे मजीद क्रिएट हुई। गुफ्तगू होगी पार्लियामेंट की एक तरफ जो लेजिस्लेशन है जिसके हवाले से वजीर कानून आजम नजीर तारर साहब ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया कि वो भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है, उस पर कोई कॉमेंट नहीं हुआ है अदालती फैसले में जो तफसीली फैसला सामने आया है। सो लिहाजा यहाँ से फॉलो क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर अमल दरामद, और वो भी अमल दरामद किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, इस पर गुफ्तगू होगी। अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सरबरा हैं पिलडैट ऑर्गेनाइजेशन के। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो सर। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी आज के चूंकि डे की डेवलपमेंट्स बड़ी ज्यादा थी, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से करते हैं कि जो आज तफसीली फैसला जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पे भी तस्लीम किया गया, और साथ साथ जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं उससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस में कहा गया कि वो जल्द अज जल्द उनके उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अहमद साहब, बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि आज मैंने मेंशन भी जिस तरह से किया कि वजीर कानून आजम नजीर तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें जहां पे ये कहा कि आज के फैसले से जो रिव्यू पिटिशंस थी उनको भी बड़ी तकवीत मिल गई, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उस पर कहीं इस फैसले में कमेंट नहीं किया गया। लिहाजा जहां पर आर्टिकल 66 है या 104A है या 51 है, 106 है, वो कहते हैं उसकी मंशा अपनी जगह पर इंटैक्ट है। चाहे पार्टी जो है उसके इंडिपेंडेंस को 3 रोज में जो ज्वाइन करना था किसी भी पार्टी को, वो भी रिवर्सिबल, यानी कि अपनी जगह पे वो नुक्ता भी इंटैक्ट है। अब अहमद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या अमल दरामद करने के हवाले से? आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ये कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन बन गई है कि आइदर इट शुड फॉलो द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने का तंबी या इस वक्त उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं क्विकली इस बात को रिट्रेट कर दूं कि आपके शो में भी या दूसरी जगहों पे भी मैंने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि असूली तौर पे, यानी टेक्निकल और लीगल पॉइंट से हट के साफ नज़र आता है कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये PTI की हैं, क्योंकि वो लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो PTI के थे, PTI के लोगों ने वोट दिया है, टेक्निकलिटीज को एक तरफ छोड़ के। और आपका एक परसिस्टेंट व्यू ये रहा है? जी बिल्कुल, मेरा यही व्यू रहा है, अब भी यही व्यू है। और ये कि PTI को इलेक्शन के फौरन पार्लियामेंट असेंबली के अंदर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेनी चाहिए थी, बजाय इसके वो कभी एक पार्टी की तरफ जाते कभी दूसरी की तरफ जाते, अपनी पार्टी बना के लोगों को उस पर शामिल कराते। लेकिन ये तो बहरहाल एक इस वक्त मौजू नहीं है। आपके सवाल के जवाब में हकीकत ये है कि ये सारा मामला पूरी कौम के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। आम शहरी मेरे जैसा तो और भी कंफ्यूज्ड है कि इसके बारे में अब पार्लियामेंट की बात मानी जाए या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता और वो पार्लियामेंट का फैसला का कानून ना आया होता, इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, तो फिर तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं थी। बावजूद इसके कि हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है और ये फैसला कुछ कहता है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इंटरप्रेट करना है तो उसने इंटरप्रेट कर दिया है। 8 जजों का मेजॉरिटी फैसला है, उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। और हम उस वक्त ये कहते थे कि तफसीली फैसले में शायद ये क्लैरिफिकेशन आ जाए कि ये जो आइन और कानून में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और ये जो फैसला है ये उससे ज़रा हट के नज़र आता है, तो उसकी वजाहत इसके अंदर आ जाएगी। शायद आज आ गई हो, मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा,
लेकिन जो ये सवाल है इसके बारे में यकीनन तारड़ साहब ने ठीक कहा है कि इस फैसले में उसका कोई जिक्र नहीं है। अब मेरे जैसा आम आदमी जो सोचता है वो ये सोचता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके लिए एक फ्रेमवर्क तो है, वो आइन और कानून का है। वो आइन और कानून की हद में रहते हुए ही फैसला करते हैं। तो जब तक कोई फैसला कानून का, यानी कोई जब तक कानून की किताबों में मौजूद है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादिम करार देके स्ट्राइक डाउन नहीं किया, तो वो कानून, इसका मतलब है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून पे भी अमल होना चाहिए। बल्कि कानून का दर्जा एक शेड इसलिए ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ये इदारे आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, वो खला में फैसले नहीं करते हैं। तो अब जबकि कानून मौजूद है, या तो उसको स्ट्राइक डाउन करें। जब तक वो मौजूद है मैं नहीं समझता कि उस वक्त तक इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन अहमद साहब, अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तो कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कि वो कंटेम्प्ट की मुर्तकिब होगी, लेकिन उसके पास अपने दिफा के लिए पार्लियामेंट का ये फैसला का कानून भी मौजूद होगा। अब हम पीछे जरा एक नजर डालते हैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाए आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर, तो उस मौके पर भी ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी के नाम पे और पैसे ना होने के नाम पे उन्होंने एक करारदाद पास की और हुकूमत को पाबंद किया कि आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। और फिर अब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। ये बहुत अफसोसनाक है। ये किसी की ऊंचाई या किसी की बड़ाई और किसी के नीचे होने की बात नहीं है। ये पूरे मुल्क के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था। लेकिन अब भी वही सूरत हाल होती जा रही है कि अब ये इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो स्पीकर नेशनल असेंबली भी कह रहा है और उनको सिंध और पंजाब की सूबाई असेंबलियों के स्पीकर भी कह रहे हैं। तो वो भी इस मखमसे में होंगे कि किसकी बात माने किसकी ना माने। तो इसके बारे में ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन रहेगा। हमारे कानूनी लोग भी इसके ऊपर कंफ्यूज्ड है। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन इसके नतीजे में जो भी सूरत कन्फ्यूजन की होगी उसका फायदा हुकूमत उठाएगी और इलेक्शन कमीशन उसके नतीजे पे अमल दरामद नहीं कर पाएगा। तो अहमद साहब, फिर ये कंफ्यूजन अगर परसिस्ट करती है, कोई वे आउट अगर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि जो गजट नोटिफिकेशन के मुंतजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम कैंडिडेट्स, वो भी सामने नहीं आएगा? जी, चूंकि गजट नोटिफिकेशन के बगैर तो कोई मेंबर नहीं होता ना। तो ये तो इस कानून के अंदर भी, इस फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब तक वो गजट नोटिफिकेशन नहीं होता वो मेंबर नहीं हो सकता। तो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपने सवाल था कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, क्योंकि माजी में भी तो ये जब इलेक्शन के हुक्म हुआ था तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं हुई थी। क्योंकि दूसरी तरफ भी जो वजूहात थी, मैं समझता हूँ कि उस वक्त के मुकाबले में इस वक्त वजूहात ज्यादा बड़ी है। उस वक्त तो सिर्फ सिक्योरिटी का सहारा लिया गया था और यह कहा गया था कि पैसे नहीं है, जो कि बज़ाहिर बोधी दलील थी, लेकिन उसका सहारा लिया गया था। लेकिन इस वक्त तो एक कानून है, उस कानून को पास किया हुआ है, सदर ने साइन किया हुआ है, और उस कानून को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन है इलेक्शन कमीशन के लिए इस पे अमल दरामद ना करने की। बट अहमद साहब, आपको लगता है अगले चीफ जस्टिस भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे अपने इस ऑर्डर को? अब इसके बारे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अभी भी आपको लगता है ये सवाल, इस पर एक सवालिया निशान रहेगा? नहीं, उसके ऊपर ये भी सवाल है कि क्या अदालत का ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगी? क्योंकि अब बात तो कोई राज नहीं है कि एक इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है और अभी भी की जाएगी, जिसके मुताबिक तो दो अदालतें होंगी, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, और ऐसे मामलात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो अमल नहीं करा पाएगी क्योंकि उसके पास ये जाएगा ही नहीं। अगर वो तरमीम पास हो गई
तो इसलिए बहुत सी बातें अभी आलम गैब में है कि वो कौन सी आइंदा 30 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बिल्कुल, बट अहमद साहब, जो मुल्क के इस वक्त मसाइल नजर आ रहे हैं, जो एक केओस की सिचुएशन है, इससे बाहर निकालने का हल जो है वो आपको लगता है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो लेकर आना चाह रहे हैं, जिसके लिए नंबर्स इकट्ठे करने की कोशिश की गई, एक अटेम्प्ट जो है वो फेल हो गया, बहरहाल अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि नंबर्स जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं, सब फिर दोबारा से ये जो इशू है वो सर उठाएगा। आपको लगता है कि ये एक हल होगा, दो निज़ाम या दो कोर्ट्स जो है वो फंक्शनल हो, इख्तियारात एक से लेके दूसरे की तरफ, और फिर जहां पर एक शोर जो है वो ऑलरेडी बर्पा होना शुरू हो चुका है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया जा रहा है, ये आपको लगता है कि किसी सोल्यूशन की तरफ इस मुल्क को लेके जा सकेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पे किसी सोल्यूशन की तलाश की जा रही है। इस मौके पे तो ये एक लड़ाई है जिसमें इस लड़ाई को जीतना सबसे बड़ा मकसद है। दोनों तरफ से दोनों फरीक इस कोशिश में है कि हमें कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई जीतनी है। जब मामला लड़ाई का हो जाए तो उसमें फिर असूल और कानून और आइन ये पीछे रह जाते हैं। मुझे तो ऐसे माहौल लग रहा है कि इसमें आइन और कानून को पूरी तरह से स्ट्रेच किया जा रहा है कि जिस हद तक स्ट्रेच किया जा सके और उसके मुताबिक फैसले किए जाए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आइन और कानून की बात ज्यादा रेलेवेंट होगी। वो तो अब एक फरीक दूसरे पे जब गालिब आ जाएगा तो उसके बाद ही बात आगे चलेगी। इस वक्त कशमकश जारी है, कौन जीतेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन माजी की नज़ीरें अगर देखें तो ताकत ही जीतती है और असूल और कानून पीछे रह जाता है। राइट। और अहमद साहब, आपको ये लगता है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से एक एक्सटेंशन की जो बाज़गश्त है, उसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब को खुद हुकूमती सर्कल्स ने बना दिया है? जी हाँ, कंट्रोवर्शियल तो बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये अपने वक्त मुकर्ररा पे अपने किए हुए कॉल के मुताबिक रिटायर हो जाते हैं तो फिर इनकी एक इज्जत भी होगी, लेगेसी भी होगी। लेकिन अब उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। एक्सटेंशन की बजाय अब एक नया कोर्ट तश्कील देके उनको उस कोर्ट का सरबराह मकसूद है। तो उस मौके पे इस बात की गुंजाइश तो मौजूद रहती है कि वो कहें कि मैंने एक्सटेंशन तो नहीं ली, लेकिन बहरहाल ये अमलन तो एक एक्सटेंशन ही है। तो ये इस तरह से एक्सटेंशन होगी, अगर होगी भी तो। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सरबराह पिलडेड अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिनका ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में सोल्यूशंस की तरफ जो है वो ज्यादा नहीं सोचा जा रहा, कि मुल्क को इस केओस, इस इंस्टेबिलिटी, जितनी हम माशी फ्रंट पे भी जिस किस्म की सूरत हाल देख रहे हैं, जो कि जुड़ी है हमारी एक सियासी इस्तेकाम से, अगर सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं आ सकेगा तब तक हम माशी इस्तेकाम, चाहे हम लाख दावे सुन लें, तब तक नहीं अटेन कर पाएंगे। और सोल्यूशन से ज्यादा इस वक्त लड़ाई जीतने के हवाले से अहमद बिलाल साहब ने जिस तरह से कहा कि लड़ाई जीतना एक बड़ा मकसद नजर आता है, सॉल्यूशंस की तरफ कोई इस वक्त सोच रहा नहीं है। मुल्क में जिस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक चीजें लेकर जाने पर ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। इस वक्त एक तमाम ये बड़े बड़े फरीक हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं जिनकी लड़ाई है, लेकिन उसमें खमियाजा एट द एंड ऑफ द डे एक आम आदमी भुगत रहा है, जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के कर्ब से गुजर रहा है। बहरहाल लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स, और जिस किस्म की आज की सूरत हाल रही है, लेट्स सी कल का दिन किस तरह से और किस नोट पे अनफोल्ड होता है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।